हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द चैप्टर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन दोनों के बीच में भी हम कंपैरिजन करके इनको साथ में ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर से। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट टॉप पे आता है, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एक तरीके से ये ट्रायंगुलर फॉर्म में इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एक यूनिटरी फीचर होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जिसमें टॉप पे होता है, हाई कोर्ट बिलो इट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो इट। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट इज अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। इसने सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, विच वाज एस्टैब्लिश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसने रिप्लेस किया है ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल जो थी वो हाईएस्ट फोरम ऑफ अपील होती थी, उसको रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। आर्टिकल 124 से लेकर 147 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेम टाइम पे अगर हम हाई कोर्ट्स के बारे में बात करें तो इंडिया में एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो कि एक यूनिटरी फीचर है, ये अभी हमने देखा। हाई कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बिलो, एंड बिलो द हाई कोर्ट्स उनके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एक हायरार्की मेंटेन होती है इनके बीच में। ओरिजिनेशन हुआ हाई कोर्ट्स का 1862 में। इसका मतलब कि हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर ओल्डर देन द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट्स जो है वो पहली बार सेटअप हुए 1862 में। कहाँ पे? कैलकाटा में, बॉम्बे में एंड मैड्रास में। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये चार हाई कोर्ट्स इंडिया में पहले से थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आने से पहले। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, बट सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहती है कि एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकता है। अब प्रेजेंटली जो करंट सिस्टम है उसमें 25 हाई कोर्ट्स आज भी हमारे पास हैं, जिसमें से तीन कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। तीन कॉमन हाई कोर्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये किस किस स्टेट्स को कवर करता है? ये कवर करता है पंजाब को, हरियाणा एंड चंडीगढ़ को। सेकंड इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये कवर करता है असम को, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को। थर्ड इज बॉम्बे हाई कोर्ट। ये महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इनको कवर करता है। तो ये तीन कॉमन हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है, जिसका प्रोविजन सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमें दिया था। दिल्ली ऑन द अदर हैंड एक ऐसी अन ओनली यूनियन टेरिटरी है जिसका एक सेपरेट हाई कोर्ट है। बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज किसी न किसी कोर्ट से एसोसिएटेड है, किसी न किसी के साथ वो उसके अंडर के जुरिस्डिक्शन में आती है, बट दिल्ली के पास एक सेपरेट हाई कोर्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास बेसिकली पावर होती है कि वो एक्सटेंड कर सकता है पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी, या फिर वो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी। ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 214 से लेके 231 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के प्रोविजंस मेंशन्ड होते हैं। अब देखें अगर कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, पहले सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये नंबर याद रखिएगा, 34 जजेस हैं करंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग सीजेआई। ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ थी इसकी वो थी 8 जजेस इंक्लूडिंग द सीजेआई। तो बेसिकली सीजेआई के अलावा जो अदर जजेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को पार्लियामेंट आज तक टोटल 6 बार इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। जजेस जो होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज द प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं, बेसिकली इट इज द कैबिनेट, इट इज द यूनियन गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, जो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। बट ऑफिशियल जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। अदर जजेस जो होते हैं सीजीआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। बट ये अदर जजेस के अपॉइंटमेंट में जो कंसल्टेशन है
इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट एंड नॉट ऑप्शनल। ऐसा नहीं है कि वो चाहें, उनकी मर्जी हो तो वो कंसल्ट करेंगे सीजीआई को, उन्हें करना ही पड़ेगा, ही मस्ट कंसल्ट, ऑप्शनल नहीं है, इट्स अ कंपल्शन, ठीक है। एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। बेसिकली ये जो कंसल्टेशन टर्म है, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई ओवर द ईयर्स, काफी सारे केसेस आए जिसके अंदर इसके ऊपर जजमेंट दी गई। जैसे कि फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1982 में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि कंसल्टेशन टर्म का मतलब कॉन्करेंस नहीं होता। कॉन्करेंस एज एन की जरूरी कंसल्टेशन ओनली मींस कि एक व्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं, वो बाइंडिंग नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। उसके बाद सेकंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर जजमेंट को, जो उन्होंने फर्स्ट जजेस केस में दिया था, उसको रिवर्स किया एंड कहा कि कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, मतलब कि एडवाइस जो सीजीआई देंगे इट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। मतलब अपॉइंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी सीजीआई एडवाइस देंगे दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे कोलेजियम का जो सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, हाई कोर्ट कोलेजियम, बेसिकली कोलेजियम वो होती है जो जजेस के अपॉइंटमेंट में एक टर्म यूज करी जाती है, तो उसका ओरिजिनेशन सेकंड जजेस केस में हुआ। इसमें कहा गया कि सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एडवाइस प्रेसिडेंट को तभी दे सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सीजीआई खुद अपनी एडवाइस नहीं देंगे, दो जजेस को कंसल्ट करेंगे सीनियर मोस्ट, देन देंगे। तो बेसिकली तीन मेंबर्स का यहाँ पे एक कोलेजियम बनाया गया कि ये तीनों डिसाइड करके बताएंगे कि किनको अपॉइंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आया थर्ड जजेस केस 1998 में। यहां पे टॉपिक था कंसल्टेशन ऑफ प्लुरैलिटी ऑफ जजेस, मतलब कि जजेस का नंबर जो कंसल्ट करने हैं उनको बढ़ा दिया गया। यहां पे कहा गया कि सोल ओपिनियन जो चीफ जस्टिस का है, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। सिर्फ सीजीआई का सोल ओपिनियन कंसल्टेशन नहीं माना जाएगा, सीजीआई मस्ट कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कितने जजेस हो गए कॉलेजियम में? टोटल 5, सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस। एंड इसके अंदर अगर दो जजेस भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं, अगर वो अग्री नहीं करते हैं उस बात से, तो सीजीआई रिकमेंडेशंस नहीं भेजते आगे, ठीक है, ठीक है। जो भी रिकमेंडेशंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, मान लीजिए अगर वो कोई नॉर्म या रेगुलेशन नहीं मानते एंड फिर भी रिकमेंडेशन देते हैं, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, नॉट बाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद आया फोर्थ जजेस केस 2015 में, जिसके अंदर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 एंड एनजेएसी एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को रिप्लेस करने के लिए कोलेजियम सिस्टम को लाया गया था, जो कोलेजियम सिस्टम जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है। इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉडी, एनजेएसी। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर फोर्थ जजेस केस में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एनजेएसी एक्ट को वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। कहा कि इट अफेक्ट्स द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है एंड इनको वॉइड कर दिया गया। यहाँ पे फैक्ट हमने देख लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है, बेसिकली जो अपॉइंट करने में हेल्प करता है जजेस को, दैट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स करंटली, 4 अदर जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को देखें, तो एक कन्वेंशन चलता आया है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी बट एक कन्वेंशन चलता आया था 1950 से 1973 तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस कन्वेंशन को पहली बार 1973 में वॉयलेट किया गया जब एएन रॉय को सीजेआई बना दिया गया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस, मतलब 3 जजेस लाइन में आगे थे उनसे सीनियरिटी में, फिर भी उन्हें सरपास करके बना दिया गया। दूसरी बार ये चीज 1997 में देखने को मिली जब एमयू बेक को सीजीआई बनाया गया, वो कन्वेंशन वॉयलेट करके। लेकिन ये डिस्क्रिशन जो थी गवर्नमेंट की कि वो सुपरसीड करके किसी को भी जज बना दे रहे हैं, इस रूल को वॉयलेट कर दे रहे हैं, ये सेकंड जजेस केस में करटेल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने एंड हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि सीजीआई मस्ट बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलोन। तो अब फाइनली क्या है कि सीजीआई कौन होगा? ही मस्ट बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अदर जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसमें वो कंसल्ट करते हैं सीजीआई को एंड सीजीआई का ओपिनियन बाइंडिंग रहता है एंड वो कोलेजियम से कंसल्ट करते हैं तब ओपिनियन देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। बेसिकली हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है हर हाई कोर्ट का एंड अदर सच जजेस।
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है स्पेसिफाई नहीं करता है स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस, बेसिकली ये डिस्क्रिशन होता है प्रेसिडेंट का कि कितने जजेस वहां पे अपॉइंट करने हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टाइम, वहां पे कितनी रिक्वायरमेंट है, इन चीजों को देखते हुए। अपॉइंटमेंट प्रोसेस अगर हम देखें तो हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ही इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का। मान लीजिए अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर जजेस को इलेक्ट कर रहे हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया जाएगा जजेस को अपॉइंट करने से पहले। अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी एंड हाई कोर्ट में भी। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट के केस में है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। ठीक है, अब सेकंड जजेस केस जो था 1993 का, इसमें कहा गया कि कोई भी हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं करा जा सकता अनलेस इट इज इन कंफर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हुए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन मैटर करता है एंड उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। थर्ड जजेस केस 1998 में ये कहा गया कि सीजीआई जो है शुड कंसल्ट अ कोलेजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई डज नॉट मीन कंसल्टेशन। मतलब कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते वक्त जब प्रेसिडेंट सीजीआई की रिकमेंडेशन मांगेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, तो सीजीआई को कंसल्ट करना पड़ेगा टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। तो हाई कोर्ट का कोलिजियम कितने मेंबर्स का हो गया? 3 मेंबर्स का कोलिजियम हो गया, सीजीआई ऑफ इंडिया एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनको कंसल्ट करके वो आके रिकमेंडेशन देंगे। फोर्थ जजेस केस में बेसिकली वो एनजेएसी एंड 99th अमेंडमेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गए थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओथ, क्वालिफिकेशन एंड सैलरीज की, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है? बेसिकली वो एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पहली बात। या तो वो एक जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट्स एंड सक्सेशन अलग अलग कोर्ट्स के भी हो सकते हैं, फॉर 5 ईयर पीरियड। जज हैं कितने पीरियड के लिए? 5 ईयर के लिए। या फिर वो एक एडवोकेट है हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के 10 ईयर के लिए। एडवोकेट कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज है तो वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं करती है फॉर अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट फॉर जजेस। ठीक है, मिनिमम एज नहीं होती है। ओथ एंड अफर्मेशन, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो अफर्मेशन एंड ओथ लेते हैं बिफोर द प्रेसिडेंट, या फिर अगर उन्होंने कोई पर्सन अपॉइंट किया है फॉर दैट पर्पस। क्या ओथ लेते हैं वो? टू बेयर ट्रू फेथ एंड अलीजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, परफॉर्म ड्यूटीज ड्यूली एंड फेथफुली, अपहोल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जितनी भी सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन एंड लीव्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अपॉइंट कौन कर रहा है, रिमूव कौन कर रहा है, सैलरी कौन डिटरमाइन कर रहा है। इन्हीं बेसिक टर्म्स पे, इन्हीं बेसिक फैक्ट्स पे यूपीएससी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सैलरी या अलाउंसेस जो है दे कैन नॉट बी वैरिड टू देयर डिसएडवांटेज एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में उनकी सैलरीज या अलाउंसेस कम करे जा सकते हैं, एक्सेप्ट दैट किसी भी सिचुएशन में उनके डिसएडवांटेज में नहीं हो सकती वो चीजें। जितनी भी उनकी सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह हैं, दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि वोटेबल नहीं होता पार्लियामेंट से। ठीक है, डिस्कस किया जा सकता है उनकी सैलरीज एंड एवरीथिंग, बट इट इज नॉट वोटेबल बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, रिटायर्ड जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे ड्रॉ 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी एज मंथली पेंशंस। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग अगर हम हाई कोर्ट के जज की देखें तो वो एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या तो उन्होंने होल्ड करना चाहिए एक जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, या फिर वो एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स के फॉर 10 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं करता है। यहाँ पे हाई कोर्ट के जज के केस में कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाली क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो लेते हैं बिफोर गवर्नर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, वो प्रेसिडेंट के आगे ओथ नहीं लेते हैं। ठीक है, ओथ इनकी सेम होती है, बेसिकली ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है
वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो देख रहे हैं आपकी फैक्ट्स कितने ज्यादा है इसमें याद रखने को, कि किस तरीके से ओथ जैसे यहाँ गवर्नर के आगे लेता है, लेकिन इनकी सैलरी अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट करता है। तो ये चीजें बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद रखनी चालू हो जाएंगी। पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है एंड दे कैन नॉट बी वैरिड टू द डिसएडवांटेज एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसीज। ठीक है, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी हाईकोर्ट के जजेस को पेंशन के रूप में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टेन्योर एंड रिमूवल की सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, बट तीन प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ने जरूर बनाए हैं। पहला प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन अगर एज से रिलेटेड होता है तो वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, सेकंड इज कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं दे कैन रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, मतलब वो रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, थर्ड इज कि दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट्स रिकमेंडेशन, कि अगर पार्लियामेंट रिकमेंड कर रहा है तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। हम देखते हैं रिमूवल प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसीजर होता है, हाई कोर्ट के जजेस का प्रोसीजर रिमूवल एंड सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का रिमूवल प्रोसेस बिल्कुल सेम मैनर में होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है बेसिकली बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर जो होता है वो कब आता है? आफ्टर एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन, मतलब एक पार्लियामेंट एड्रेस पास करता है, प्रेसिडेंट को देता है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं रिमूवल का। ठीक है, अब ये जो एड्रेस होता है जो पार्लियामेंट में पास होता है, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। बेसिकली मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी से ये एड्रेस पास होगा पार्लियामेंट में। अब ग्राउंड्स फॉर रिमूवल क्या होते हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये दो ग्राउंड्स मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल के लिए। अब जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बेसिकली ये एक्ट रेगुलेट करती है रिमूवल प्रोसेस को बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं कि एक्चुअली किस तरीके से रिमूवल होता है एक जज का। रिमूवल मोशन बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में एंड इट मस्ट बी साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा। फिर वो मोशन दिया जाता है स्पीकर को एंड चेयरमैन को। अब स्पीकर एंड चेयरमैन के हाथ में होता है कि या तो वो मोशन को एडमिट कर सकते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर वो रिफ्यूज कर सकते हैं टू एडमिट द मोशन। अगर रिफ्यूज करते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर एडमिट कर लिया जाता है उस मोशन को तो एक कमिटी बनाते हैं स्पीकर या फिर चेयरमैन, एक 3 मेंबर कमिटी, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके चार्जेस को। अब कमिटी किस किस मेंबर को कॉन्स्टिट्यूट करती है? बेसिकली कमिटी इन्वॉल्व करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये 3 मेंबर को वो इंक्लूड करती है। अगर बाय चांस इस कमिटी के इन्वेस्टिगेट करने के बाद द जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, तो हाउस जो है कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ मोशन। फिर वो मोशन रिमूवल मोशन पास होता है स्पेशल मेजोरिटी से ईच हाउस में एंड देन एड्रेस दिया जाता है प्रेसिडेंट को फॉर रिमूवल। उसके बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करते हैं रिमूविंग द जज। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज तक की इंडियन हिस्ट्री में एक भी जज को इम्पीचमेंट या रिमूवल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा है। आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। नो जज हैज एवर बीन इम्पीच्ड। पहला केस ऑफ इम्पीचमेंट हुआ था जस्टिस वी रामास्वामी के साथ 1991-1993 के बीच में। वो गिल्टी भी फाउंड हुए थे मिसबिहेवियर के, बट इम्पीचमेंट मोशन जो है वो डिफीट हो गया था लोकसभा में। कांग्रेस ने वोट नहीं किया था उस ड्यूरेशन में, ठीक है, उनके अगेंस्ट। अब टेन्योर रिमूवल एंड ट्रांसफर अगर हम हाई कोर्ट के जजेस का देखें तो टेन्योर हाई कोर्ट के जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड इट, बट प्रोविजंस जो दिए हैं दैट इज हाई कोर्ट के जज होल्ड कर सकते हैं ऑफिस टिल 62 ईयर्स ऑफ एज। एंड कोई भी अगर क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग द एज, प्रेसिडेंट डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा था वो क्वेश्चन, यहाँ पे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है विद सीजीआई। रिजाइन करते हैं वो प्रेसिडेंट को, कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट रिकमेंडेशन, वेकेट करते हैं ऑफिस व्हेन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर ट्रांसफर टू अदर कोर्ट। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस जो इनका होता है सेम मैनर सेम ग्राउंड्स होते हैं इनके। जो सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल प्रोसेस अभी हमने देखा वो बिल्कुल सेम होता है हाई कोर्ट के जज का। ठीक है, रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट गवर्नर, ये ध्यान रखना। हाई कोर्ट के जज को गवर्नर रिमूव नहीं करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। नो हाई कोर्ट जज हैज इम्पीच्ड
टिल नाउ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जजेस देखते हैं, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर बेसिकली वो भी प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफर हाई कोर्ट का जज है उसे एडिशनल कंपेंसेटरी अलाउंस मिलते हैं जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो है वो एक एक्सेप्शनल मेजर है एंड इट मस्ट बी यूज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। 1994 में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जुडिशियल रिव्यू इज एप्लीकेबल इस चीज में एंड बेसिकली नेसेसरी, ताकि आर्बिट्रेरीनेस चेक करी जा सके ट्रांसफर की, कि कोई मैलिफाइड इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से तो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। तो जिस जज को ट्रांसफर किया जा रहा है वही उस ट्रांसफर ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। थर्ड जजेस केस 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि जब एक हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होता है तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कंसल्ट तो करते ही हैं चार सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, उनके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ टू कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स हैं जहां से ट्रांसफर हो रहे हैं और जहां को ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हें भी कंसल्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जजेस केस में होल्ड किया। सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट मीन कंसल्टेशन, ठीक है। देखते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, एड हॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस, ये लोग क्या होते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट के जज को ही एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है व्हेन इन सर्टेन सिचुएशंस, जब ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेकेंट हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पररीली एब्सेंट हो, या फिर अनेबल हो टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। कौन बनाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। एड हॉक जजेस क्या होता है? बेसिकली ये टेम्पररी जजेस होते हैं। जब एक लैक ऑफ कोरम होता है परमानेंट जजेस का कोई भी सेशन कंडक्ट करने के लिए, तो सीजीआई अपॉइंट करता है इन्हें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इन्हें, ठीक है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट को वो अपॉइंट कर सकता है एज एड हॉक टेम्पररी जजेस फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ठीक है। सीजीआई जो है ये सिर्फ कर सकता है ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट जिनसे वो एड हॉक जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, एंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जिस भी जज को एड हॉक जज बनाया जा रहा है ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। उनकी अलाउंसेस, ज्यूरिसडिक्शन पावर, सब कुछ एक सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह ही होगा। रिटायर्ड जजेस बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक रिटायर्ड जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से रहा हो चाहे हाई कोर्ट से, टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ठीक है। सीजीआई ये सिर्फ तब कर सकते हैं ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ पर्सन सो अपॉइंटेड। जिस रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर रहे हैं उनका भी कंसेंट जरूरी है। अलाउंसेस ऐसे जजेस की प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सच जजेस, जो भी ऐसे रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जाता है, दे एंजॉय ऑल द पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, बट अदरवाइज उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता। बट पावर्स प्रिविलेजेस वो सारी चीजें सेम है, ठीक है। अगर हम सेम चीज देखें हाई कोर्ट के केस में, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट को एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। किन सिचुएशंस में? बेसिकली व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वेकेंट, या फिर टेम्पररीली एब्सेंट है या अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज है। प्रेसिडेंट जो है कैन ऑल्सो अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्संस एज एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट। टेम्पररी पीरियड के लिए भी वो अपॉइंट कर सकते हैं अगर कोई वर्कलोड बढ़ गया है हाई कोर्ट का तो, ठीक है। एक्टिंग जज जो होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज रिज्यूम्स हिज ऑफिस, बट नॉट बियॉन्ड द एज ऑफ 62 ईयर्स ऑफ एज। अगर वो इससे ऊपर है तो वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। रिटायर्ड जजेस जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो रिटायर्ड जजेस को उस हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के टू एक्ट एज टेम्पररी हाई कोर्ट जज, ठीक है। अलाउंसेस जो है रिटायर्ड जजेस की वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। इन फैक्ट्स को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आराम से समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केस में अलग चीजें होती हैं, हाई कोर्ट के केस में अलग चीजें होती हैं, यहाँ कोई और अपॉइंट कर रहा होता है, यहाँ कोई और अपॉइंट कर रहा होता है, तो ये चीजें बारीकी से आपको पढ़ के ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखें सीट एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130 इस चीज को गवर्न करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दिल्ली इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज भी करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऑप्शनल प्रोविजन है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। किसी भी कोर्ट को ऐसी पावर्स नहीं है कि वो डायरेक्शन दे सके प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस को विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग सीट्स फॉर सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होता है कोर्ट का? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स बना सकता है फॉर रेगुलेटिंग द जनरल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या रेफरेंसेस प्रेसिडेंट देते हैं अंडर आर्टिकल 143, दे आर डिसाइडेड बाय द बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है। ऑल द अदर केसेस, जो भी कोई और केसेस हैं, दे आर डिसाइडेड बाय सिंगल जजेस या डिवीजन बेंचेस। ठीक है, जजमेंट जो है दे आर डिलीवर्ड बाय ओपन कोर्ट एंड आर बाय मेजोरिटी वोट। लेकिन अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जजमेंट देते वक्त, तो जजेस जो हैं वो अपनी डिसेंटिंग ओपिनियंस, डिसेंटिंग जजमेंट्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडिपेंडेंट किस तरीके से है सुप्रीम कोर्ट हमारा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजंस एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं ताकि इंडिपेंडेंस मेंटेन्ड रहे, सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस से वो दूर रहे एंड अपना काम वो इफेक्टिवली कर पाए। फर्स्ट इज मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं, बेसिकली कैबिनेट, इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ। ठीक है, जो कर्टेल कर देती है एग्जीक्यूटिव की डायरेक्शन को, क्योंकि जुडिशरी ही अपने मेंबर्स बता रही है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एक्टिव है जुडिशरी। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है। जजेस जो है कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस डोंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर ऑल्दो दे आर अपॉइंटेड बाय हिम। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होती है जजेस की। सैलरीज वगैरह जो है डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। एक्सपेंसेस जो है वो चार्ज होते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जजेस के भी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के भी। बेसिकली नॉन वोटेबल एक्सपेंसेस होते हैं ये। दो डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट में इन्हें, लेकिन पार्लियामेंट इन पे वोट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखिए, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोहिबिट करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर कंडक्ट ऑफ जजेस जो है उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो किस तरीके से अपनी डिस्चार्ज कर रहे हैं ड्यूटीज, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ऑन एन इम्पीचमेंट मोशन। रिमूवल प्रोसेस नहीं है तो वो डिस्कस उनका कंडक्ट नहीं किया जाएगा। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जजेस प्लीड नहीं कर सकते, एक्ट नहीं कर सकते इन एनी कोर्ट या फिर बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया अनलेस उन्हें अपॉइंट किया जाए स्पेसिफिकली। पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कोई भी एक्शन है, डिसीजन है उनके जुडिशरी के, कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय एनीबॉडी। बेसिकली वो कंटेम्प्ट के लिए भी चार्ज कर सकते हैं। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ। सीजीआई अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सीजीआई प्रेस्क्राइब करते हैं सर्विस कंडीशन सच ऑफिसर्स के लिए। इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। इनकी ज्यूरिसडिक्शन कम नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज्ड टू कर्टेल द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट भी इनकी ज्यूरिसडिक्शन को कम नहीं कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है बट कम नहीं कर सकता है। ठीक है, काफी सारी ज्यूरिसडिक्शंस सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो अभी हम नीचे देखेंगे। सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, बेसिकली ऑल्सो मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को टू टेक स्टेप्स फॉर इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंश्योर करती है कि हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड पूरा इंस्टीट्यूशन वो इंडिपेंडेंट रहे, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। ठीक है, कुछ इसी तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इज मेंटेन्ड थ्रू वेरियस थिंग्स। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इन्हें भी प्रोवाइड करी जाती है। रिमूवल प्रोसेस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होती है हाई कोर्ट के जजेस की। सैलरीज, पेंशन, अलाउंसेस, लीव्स एक्सेट्रा जो भी है जजेस के हाई कोर्ट की, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जितनी भी सैलरीज, अलाउंसेस जजेस की हैं, पेंशंस ऑफ स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। याद रहे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, इंडिया नहीं। ठीक है, एंड नॉट वोटेबल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्दो दे कैन डिस्कस इट। बट यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेंशन जो है हाई कोर्ट के जजेस की, सैलरी अलाउंसेस तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे ही चार्ज होती है, बट पेंशन जो है इट इज चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ऑन एन इम्पीचमेंट मोशन।
अब देखें ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वाइड एंड प्लेंटी ऑफ पावर्स बेस्टो करता है सुप्रीम कोर्ट पे। एडवाइजरी और सुपरवाइजरी पावर्स तक होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि मेंबर ऑफ थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन एनी सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डिस्कस करते हैं हम ये फॉलोइंग हेड्स के अंदर। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो इनकी होती है एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 131। बेसिकली एज अ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड करते हैं डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। मतलब कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर या एक और उससे ज्यादा स्टेट के बीच में, या फिर बिटवीन सेंटर एंड वन स्टेट और स्टेट्स ऑन वन हैंड, या फिर वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर हैंड, ठीक है, उनके बीच में अगर हो रहा है, या फिर बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है कि मतलब इन मैटर्स में, ठीक है, बाय फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय द वे ऑफ अपील, कोई भी और कोर्ट इन मैटर्स को डिसाइड नहीं कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर रहेगा। अगर इनमें से कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उस पर एक्ट करना, ठीक है। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो इट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन वेदर लॉ या फैक्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जो है आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, वो नहीं डिस्कस होते हैं। उसके अलावा कोई भी लीगल अगर राइट का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है इन मैटर्स के अंदर, ठीक है। कोई भी सूट बिफोर सुप्रीम कोर्ट अगर एक प्राइवेट सिटीजन लाता है अगेंस्ट द सेंटर या स्टेट, तो इट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इन ही तीनों मैटर्स में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है सेंटर या स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स के आपस में, या सेंटर और स्टेट एक साइड और दूसरी स्टेट्स अलग साइड पे, तो वो सारे मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट डील करता है। ये ज्यूरिसडिक्शन जो है ओरिजिनल किन फॉलोइंग चीजों पे एक्सटेंड नहीं होगी वो देखते हैं। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन इन पे नहीं होगी। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस या पेंशंस बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर इन पे नहीं होगी। 1961 में पहली बार इस सूट के, इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर पहला सूट लाया गया बाय वेस्ट बंगाल अगेंस्ट द सेंटर, बट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था सूट को, सेंटर के फेवर में दिया था डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड पावर सुप्रीम कोर्ट्स की जो होती है वो है रिट ज्यूरिसडिक्शंस की। आर्टिकल 32 के अंदर हमने ये चीज पढ़ी हुई थी फंडामेंटल राइट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड होता है टू इशू सम रिट्स अगेंस्ट द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इज वायलेटेड। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनको एनफोर्स करने के लिए, उनके लिए रेमेडी के लिए रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी, ठीक है। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं होती, मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती, हाई कोर्ट के पास भी होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिट ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली एक कॉन्कुरेंट पावर है, शेयर करता है वो हाई कोर्ट के साथ। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन के केस में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक ही सेंस में होती है कि एग्रीव्ड पर्सन जो है, जिस पर्सन के वॉयलेट हुए राइट्स, वो डायरेक्टली आ सकता है सुप्रीम कोर्ट को अपील करने। इस केस में, इस सेंस में ओरिजिनल है, ठीक है। अपील करने की जरूरत नहीं है उसे, वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट इशू करते हैं रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट। मतलब कि हाई कोर्ट की जो रिट पावर्स होती हैं वो ज्यादा होती है, वाइडर होती है देन सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट जो है कन्फर कर सकता है ऑन सुप्रीम कोर्ट पावर्स टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पसेस आल्सो, बट फिलहाल सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू करती है सुप्रीम कोर्ट। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपील का ज्यूरिसडिक्शन, बेसिकली आर्टिकल 132, 133, 134 इससे डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक प्राइमरीली एक, सबसे पहले वो एक कोर्ट ऑफ अपील ही है। जो भी जजमेंट लोअर कोर्ट्स पास करते हैं उनके अगेंस्ट अगर अपील करनी हो, अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका अपील कहां पे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो बेसिकली एक बहुत ही वाइड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, क्लासिफाइड इन 4 हेड्स। बेसिकली अपील्स हियर करता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, ठीक है। अपील होती है सुप्रीम कोर्ट को अगेंस्ट हाई कोर्ट जजमेंट, ठीक है। बट एक चीज सर्टिफाई करनी होती है कि अपील इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर करती है, ठीक है। अपील सिर्फ इस ग्राउंड पे हो सकती है कि द क्वेश्चन वाज डिसाइडेड रॉन्गली, ठीक है। कोई भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो हाई कोर्ट ने सही से डिसाइड नहीं किया, इसलिए उसके अगेंस्ट अपील कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, ठीक। अगर एक हाई कोर्ट सर्टिफाई कर रहा है कि एक केस है जो कंटेन करता है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ
ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड दैट क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो अपील करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, बट इसके केस में हाई कोर्ट को ये चीज सर्टिफाई करके देनी पड़ेगी। ठीक है, मॉनेटरी लिमिट जो थी ऐसे सिविल केसेस की, नॉट लेस देन 20,000 रुपीज, इट वॉज रिमूव्ड बाय 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972। अब कितने भी मॉनेटरी लिमिट के सिविल मैटर्स जो है उनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। क्रिमिनल मैटर्स में अपील, अगर हाई कोर्ट जो है उसने एक अक्विटल, अगर अक्यूज्ड को छोड़ दिया गया था, उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया एंड उस पर्सन को डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कर दी, तो ऐसे केसेस में अपील लाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। या फिर सेकेंडली, taken before itself cases from subordinate courts and convicted the accused person and sentenced him to death, तो भी अपील लाई करती है। सर्टिफाई, अगर हाई कोर्ट ही सर्टिफाई करता है कि केसेस फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, पहले के दो केसेस में एक अपील लाई करती है टू सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, दैट इज विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ना भी दे, अगर सर्टिफाई ना भी करे तो भी अपील लाई करती है। बट अगर हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है कन्विक्शन का ऑर्डर एंड ऑर्डर द अक्विटल ऑफ एक्यूज्ड, अगर उनको रिहा कर दिया है एक्यूज्ड को, तो कोई भी राइट ऑफ अपील नहीं होती है। अगर एक कन्विक्ट को सुप्रीम हाई कोर्ट ने बेसिकली डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया है, उसका अक्विटल कैंसिल करके, तो अपील जा सकती है। बट अगर वो उसको अक्विट कर दे रहे हैं उस चीज से, तो अपील नहीं होती है, नो राइट टू अपील देन। ठीक है, 1970 में पार्लियामेंट ने बेसिकली एनलार्ज भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट पे अपील लाई करती है फ्रॉम द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया हो अक्विटल ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, एंड सेंटेंस्ड हिम टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years, या फिर टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंस द पर्सन फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 years। तो पहले तो डेथ के केस में था, बाद में 1970 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट के केस में भी अपील जा सकती है उस जजमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, अपील बाय स्पेशल लीव, आर्टिकल 136 के अंडर ये चीज कवर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली ये डिस्क्रिशन होता है कि वो ग्रांट कर सकते हैं स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट या ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट या फिर कोर्ट मार्शल। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। इनके अलावा ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इसलिए इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, राइट नहीं है ये। किन किन चीजों में कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट, चाहे वो फाइनल हो या इंटरलॉक्यूटरी बीच में चल रही हो, चाहे वो जजमेंट रिलेटेड हो टू एनी मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट, एनी ट्राइब्यूनल, नॉट नेसेसरली एक हाई कोर्ट के अगेंस्ट, बट मिलिट्री कोर्ट ट्राइब्यूनल, मिलिट्री कोर्ट और मिलिट्री ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट नहीं मिलेगी। एक एक्सेप्शनल पावर है ये, एंड इट इज एन ओवरराइडिंग पावर। इट इज ओनली यूज्ड इन द स्पेशल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ठीक है, उनकी मर्जी है, देनी है तो किन्हीं भी फॉलोइंग चीजों में दे सकती है, नहीं भी देनी तो उनकी मर्जी है, नहीं भी देंगे। ठीक है, कि तो एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट जो है ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सीक कर सकते हैं ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट हैज अराइजन, या तो वो हो चुका है ऑलरेडी या फिर इट इज लाइकली टू अराइज, दोनों केसेस में वो ओपिनियन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे सकती है, चाहे तो नहीं भी दे सकती ओपिनियन अपना। ठीक है, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, सनद एक्सेट्रा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इज एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। पहले वाले केस में जो कि एक लॉ या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे या ना दे उनकी मर्जी। लेकिन जो सेकंड केस है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी का कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है एक्सेट्रा, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी ही पड़ेगी बोथ केसेस में। लेकिन ओपिनियन जो भी सुप्रीम कोर्ट देता है, एडवाइस जो भी देता है, वो सिर्फ एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, फिफ्थ पावर अगर देखें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जितनी भी जजमेंट, प्रोसीडिंग्स, एक्ट होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, दे आर रिकॉर्डेड फॉर द परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। ठीक है, बेसिकली इनकी एविडेंस की तरह ये ट्रीट होते हैं, एविडेंटरी वैल्यू होती है, एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। जब उनके आगे ये एविडेंस के तौर पे पेश किए जाते हैं तो इट कैन नॉट बी क्वेश्चन। ठीक है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट एंड रेफरेंसेस, पूरा इनको एविडेंस की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, इनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इन्हें रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, एक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की।
It has the power to punish for its contempt, punish for the contempt of itself, high courts, subordinate courts and tribunal. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए भी पनिश कर सकता है, हाई कोर्ट के लिए भी, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए भी. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करी थी एक स्पेशल कमिटी अंडर एच एन सान्याल इन 1961. जो एच एन सान्याल उस टाइम पे एडिशनल सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, टू एग्जामिन बेसिकली द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉज रिलेटिंग टू इट. ठीक है, उसकी रिकमेंडेशंस पे ये एक्ट बनाया गया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971. अब कंटेम्प्ट जो है वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है. सिविल एज इन की विलफुल डिसोबीडियंस कर दी किसी भी जजमेंट से, ऑर्डर से. क्रिमिनल एज इन की कोई भी स्कैंडलाइज कर दी प्रॉपर्टी कोर्ट की, लोअर कर दी अथॉरिटी कोर्ट की. ठीक है, बट इनोसेंट पब्लिकेशन, फेयर या रीजनेबल क्रिटिसिज्म जो है जुडिशियल एक्ट्स का, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट. ठीक है, अंडर द एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है पनिशेबल है विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड फाइव अप टू 2000 रुपीज या बोथ. ठीक है, नो कोर्ट shall initiate any proceedings of contempt post the expiry of 1 year. मतलब 1 year का टाइम लिमिट होता है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने को, उसके बाद इनिशिएट नहीं की जा सकती. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए लॉज की, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, अगर ऐसे कोई भी लॉज या ऑर्डर वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उनको अल्ट्रा वायस डिक्लेयर किया जा सकता है, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू की पावर है. ठीक है, रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है टू रिव्यू एनी जजमेंट, एनी ऑर्डर प्रोनाउंस्ड बाय इट. अगर उन्होंने कोई भी ऑर्डर दिया तो उसको वो रिव्यू कर सकते हैं. रिव्यू पिटिशन जो है, इट कैन बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, और सेम जज को सबमिट होगी, सेम बेंच को वो सबमिट होती है. पिटिशन जो है सिर्फ इन ग्राउंड्स पे अलाउ करी जा सकती है रिव्यू पिटिशन. डिस्कवरी ऑफ न्यू या इंपॉर्टेंट मैटर या एविडेंस, मिस्टेक या एरर हो सकती है अगर कोई रिकॉर्ड में, तो अलाउ की जा सकती है. अदर सफिशिएंट रीजन, कोर्ट जो है वो चाहे तो डिसमिस भी कर सकती है रिव्यू पिटिशन को, या फिर डायरेक्ट कर सकती है नोटिस टू द अपोजिट पार्टी. ठीक है, नेक्स्ट इज अदर पावर्स. सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है, ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने का इन मैटर्स में. प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्वायर्स इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, बेसिकली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का केस है. जो एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स में इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद, इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी केसेस विड्रॉ कर सकता है हाई कोर्ट के पास से एंड खुद उन्हें डिस्पोज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लॉज होते हैं, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया. इसकी कोई भी डिग्री या ऑर्डर आती है, इट इज एनफोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री. हर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एप्लीकेबल होता है. ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस होती है एंड कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल. इसलिए इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एनी कोर्ट्स एप्लीकेबल होती है. ठीक है, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता. कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की पावर, सुप्रीम कोर्ट जो है अल्टीमेट इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. इंटरप्रेट करते हुए वो काफी सारी डॉक्ट्रीन का यूज करते हैं, जैसे डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रीन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, जो कि हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे डॉक्ट्रीन्स को. ठीक है, तो ये थी सारी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. एक फैक्ट है कि रिमूवल ऑफ जजेस जो है वाया इम्पीचमेंट मोशन, जो भी ये रेजोल्यूशन होता है, इट डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. इट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रख सकते हैं आप इसे. ठीक है, अब अगर हम ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स देखें ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है स्टेट के अंदर. प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस ऑफ द स्टेट होता है. पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन होती है. सुपरवाइजरी एंड कंसल्टेटिव रोल होता है इनका. कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटेल्ड प्रोविजन मेंशन नहीं किए हैं विद रिस्पेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है चेंज कर सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट को, बट कैन नॉट कर्टेल देम, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. हाई कोर्ट अपनी जजमेंट्स को खुद रिव्यू कर सकता है, रिव्यू पावर्स होती हैं उसके पास एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बट एक्सप्लिसिटली रिव्यू पावर्स मेंशन्ड नहीं होती हाई कोर्ट के लिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मेंशन्ड होती है. तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का किस चीज में होता है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हेयर द डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट बाय द वे ऑफ अपील. ठीक है,
ये कौन से केसेस में होता है? बेसिकली मैटर्स रिलेटेड टू एडमिरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सेकंड इज डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई हो रहा है तो। थर्ड इज रेवेन्यू मैटर्स या एक्ट्स डन इन रेवेन्यू कलेक्शन। फोर्थ इज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। फिफ्थ इज केसेस जो है ट्रांसफर अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट से वो अपने आप को कर रहा है, इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन मैटर्स में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। चार हाई कोर्ट्स कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली, इनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। 1973 से पहले कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन भी थी, बट अबॉलिश्ड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो अब उनके पास हायर सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट की 226 आर्टिकल इसको डिटरमाइन करता है, एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर वो वायलेट होते हैं, फॉर सिटीजंस या फिर फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के लिए प्लस अदर लीगल राइट्स के लिए एनफोर्स कर सकता है रिट्स को, ठीक है। हाई कोर्ट जो है इशू कर सकता है रिट्स फॉर ऑन एनी पर्सन, अथॉरिटी या गवर्नमेंट विद इन एंड आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। रिट पावर्स, ठीक है, रिट पावर्स जो है हाई कोर्ट की एक्सक्लूसिव नहीं होती, दे आर कॉन्करेंट विद द सुप्रीम कोर्ट। हमने देखा था कि हाई कोर्ट की रिट पावर्स वाइडर होती हैं, ठीक है। चंद्रा कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर हम बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में, ठीक है। तो बेसिकली सिविल मैटर्स के अंदर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा अगर अमाउंट है तो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट्स को या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट्स को अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में ऑन बोथ द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सेकंड अपील्स जो है वो ऑर्डर ऑफ लॉ कोर्ट से करी जा सकती हैं ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। ये फर्स्ट अपील का था, ये सेकंड अपील का था, ठीक है। इसमें दोनों के केस में करी जा सकती है लॉ एंड फैक्ट, इसमें ओनली ऑन द क्वेश्चंस ऑफ लॉ। सम हाई कोर्ट्स कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, इनके पास प्रोविजंस होते हैं इंट्रा कोर्ट अपील्स के भी, आपस में भी कोर्ट में अपील करे जा सकते हैं हाई कोर्ट्स में, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या अदर कोई ट्राइब्यूनल है उनके डिसीजन से अपील जा रही है तो वो जाती है एक डिवीजन बेंच को जिसके अंदर एटलीस्ट 2 जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट प्रेजेंट होते हैं। ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर सब्जेक्ट टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स। अब क्रिमिनल मैटर्स में अगर हम अपील ज्यूरिसडिक्शन देखें इसकी, तो अपील करी जा सकती है फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सेशंस कोर्ट, एडिशनल सेशंस कोर्ट, अगर जो सेंटेंस इज इम्प्रिजनमेंट इज ग्रेटर दैन 7 ईयर्स, अगर 7 साल से ऊपर की सजा है तो सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में, ठीक है। डेथ सेंटेंस हो गया, कैपिटल पनिशमेंट जो हो गया, अवॉर्डेड बाय द सेशंस कोर्ट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। अपील इज देयर और नॉट बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब कि अगर एक सेशन कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी है, कैपिटल पनिशमेंट दे दी है, तो अगर अपील ना भी करे कोई तो हाई कोर्ट को उस जजमेंट को कंफर्म करना ही पड़ेगा उस जजमेंट के एग्जीक्यूशन से पहले। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली power of superintendence over all the courts and tribunals under its territorial jurisdiction except for the military courts and tribunals। military courts, tribunal, court martial, इनके ऊपर jurisdiction नहीं होती हाई कोर्ट की, बाकी लोअर कोर्ट जितने हैं उनकी टेरिटरी के अंदर उन पे होती है। हाई कोर्ट क्या अपनी एक्सरसाइज कर सकता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में? ही कैन कॉल फॉर बेसिकली रिटर्न्स फ्रॉम देम मेक रूल्स, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग देयर प्रोसीडिंग्स, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस होती है, सुओ मोटो अपने विल पे वो केसेस ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पास, यूजुअली जो है लिमिटेड होती है टू एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, एरर ऑफ लॉ, डिसरिगार्ड ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स। तो इन केसेस में वो बाकी कोर्ट्स को गाइड करते हैं, अगर कोई केस वो ढंग से नहीं कर रहे तो वो अपने पास ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे कोर्ट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट बेसिकली एक सुपरविजन मेंटेन रखता है लोअर कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होती है लेकिन हाई कोर्ट के पास होती है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है उनके ऊपर। बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट में कंसल्ट किया जाता है गवर्नर को इन द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट है
हाई कोर्ट्स का एंड गवर्नर का, स्टेट का, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में। डील्स विद द मैटर ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक है, इसका जो लॉ है हाई कोर्ट का, इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट, जितने भी लोअर कोर्ट है सब पे बाइंडिंग है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली वही जो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के केस में, वही सेम ट्रू है हाई कोर्ट के केस में। जो भी जजमेंट प्रोसीडिंग एक्ट्स हैं, दे आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड दे होल्ड एविडेंटरी वैल्यू, और इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लीगल प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट होती है इनके पास। टर्म जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, करेक्ट कर सकता है अपनी खुद की जजमेंट को, बट कोई भी स्पेसिफिक रिव्यू पावर्स नहीं होती। जुडिशियल रिव्यू की पावर्स होती हैं इसके पास बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को। टर्म जो जुडिशियल रिव्यू है इज नॉट डिफाइंड एंड यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजंस जो है जुडिशियल रिव्यू के आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 के अंदर कन्फर किए गए हैं। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू पावर ऑन हाई कोर्ट दी जाती है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है या अदर लीगल राइट्स के अगेंस्ट, तो उसको रिपग्नेंट कंसिडर किया जा सकता है, उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को करटेल कर दिया था हाई कोर्ट की। बेसिकली कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है सेंट्रल लॉज की, उन पे जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। बट 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर दिया था। एक है कि हाई कोर्ट के पास अपील बाय स्पेशल लीव का प्रोविजन नहीं होता जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा फैक्ट्स अगर देखें तो लेटेस्ट हाई कोर्ट जो बना है 2019 में बना था आंध्रा हाई कोर्ट, जिसकी सीट अमरावती में है, तेलंगाना हाई कोर्ट जिसकी सीट हैदराबाद में है। कोलकाता हाई कोर्ट जो है 1862 में, इट कवर्स वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सीट इसकी कोलकाता में है। केरला हाई कोर्ट जो है ऑल्सो कवर्स लक्षद्वीप, सीट इसकी एरनकुलम में है। गुवाहाटी हाई कोर्ट हमने ऊपर डिस्कस किया था, सीट इसकी गुवाहाटी में है। ठीक है, अब हम देखें डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इट इज कन्फाइंड टू द फेडरल केसेस। यहाँ पे लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो ज्यादा होती है। फेडरल केसेस, नेवल फोर्सेस, मैरिटाइम एक्टिविटीज, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। एपलेट जुरिस्डिक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में। एपलेट जुरिस्डिक्शन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, नॉट फॉर सिविल एंड क्रिमिनल। तो एपलेट यहाँ इंडिया की ज्यादा हुई। ठीक है, वाइड डिस्क्रिशन होती है इन ग्रांटिंग स्पेशल लीव पिटिशन एक्सेप्ट अगेंस्ट अ मिलिट्री कोर्ट। कोई भी ऐसी पावर नहीं होती स्पेशल लीव पिटिशन की, तो यहाँ भी इंडिया के पास ज्यादा पावर्स होती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, यहाँ भी ज्यादा। जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड होता है इंडिया में, लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर्स ज्यादा होती है। डिफेंड सिटीजन्स एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, हमारे सिटीजन्स को डिफाइन किया जाता है, डिफेंड किया जाता है एज पर द लॉ, जो लॉ कहता है उसी तरीके से डिसाइड किया जाता है। लेकिन अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टैब्लिश है, बेसिकली नेचर देखा जाता है कि क्राइम का नेचर क्या है, इंटेंट क्या था, सारी चीजें देखी जाती है, सिर्फ लॉ को नहीं, वहां के इंटेंट को, नेचर को, सारी चीजों को देख के ही जजमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे इस केस में अमेरिका के पास पावर्स आता है। जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स जो है कैन बी एनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट, नॉट curtailed बाय इट। यहाँ पे लिमिटेड पावर्स, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ भी इंडिया के पास पावर्स ज्यादा है। पावर्स ऑफ जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर स्टेट हाई कोर्ट्स, बेसिकली इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट पूरा कंट्रोल रखता है बाकी सारी जुडिशरी के ऊपर, एक हायरार्किकल सिस्टम मेंटेन्ड है। नो सच पावर्स ड्यू टू सेपरेट एंड डबल जुडिशरी, यहाँ भी इंडिया के पास पावर्स ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं एज कंपेयर टू अदर हाई कोर्ट्स। कुछ एरियाज में हमारे पास कम पावर्स हैं, लेकिन बाकी सारे एरियाज में वी हैव प्लेंटी ऑफ पावर्स अदर देन अदर कोर्ट्स। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू सीक द ओपिनियन? कोर्ट का ओपिनियन प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंदर सीक करता है, दैट इज बी। ठीक है, the 44th Amendment Act of the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond the judicial review। गलत, ये 42nd Amendment Act ने किया था, 44th ने नहीं, तो ये पार्ट गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment Act as being violative of the independence of judiciary। True, 2 is the answer, B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, the motion to impeach a judge of Supreme Court cannot be rejected by Speaker of Lok Sabha as per judge's inquiry। Wrong,
करा जा सकता है रिजेक्ट, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है। थर्ड इज ऑब्वियसली ट्रू, तो हमें ये देखना है कि फोर्थ ट्रू है या नहीं है। If the motion of impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament, true, supported by a majority of total membership of that house and not less than two-thirds of the total members present and voting. This is also correct, special majority से पास होता है। तो 3 and 4 is correct। देखा कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए, with reference to the constitution of India, prohibition or limitations or provisions contained in the ordinary law cannot act as prohibitions and limitations on the constitutional powers under article 142. It could mean which one of the following? तो हमें इतना पता है कि 142 आर्टिकल डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट प्रोविजंस एंड इसके अंदर ये ऑप्शन बी वाला ही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आर्टिकल क्वेश्चन बेसिक हमें समझ आया ना आए, लेकिन हमें इतना पता है कि 142 आर्टिकल डील समहाउ विद द सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. This is correct. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। The Constitution of India empowers the Supreme Court to punish for its contempt themselves. This is also true. ठीक है। The Constitution of India defines the term civil contempt and criminal contempt. That is wrong. This act, ये एक्ट डिफाइन करती है। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दिस इज करेक्ट, पार्लियामेंट ने ही इस एक्ट को इनैक्ट किया था, तो आंसर इज बी, ठीक है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, हमने अभी डिस्कस किया था। The Supreme Court of India tenders advice to the President on matter of law or fact on its own initiative, wrong, only if he seeks such advice, that is true, ठीक है, B is the answer। Consider the following statement regarding the high courts in India. There are 18 high courts in the country. This is wrong. 25 high courts है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 3 of them have jurisdiction over more than one state, ठीक है। 3 of them has jurisdiction over more than one state, wrong। No union territory has a high court of its own, wrong। दिल्ली के पास है, ठीक है, तो answer will be D। Fourth is the correct answer। The salaries and allowances of judges of high court are charged upon the कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, लेकिन जो पेंशन्स है हाई कोर्ट जज की, दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द पावर टू एनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स रेस्ट विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। The mode of removal of a judge of high court in India is same that of a Supreme Court judge. This is true. After retirement from the office, a permanent judge of high court cannot plead or act in any court or before any अथॉरिटी इन इंडिया। परमानेंट की बात नहीं है, वो प्लीड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। रिटायर्ड जजेस को भी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुलाया जाता है, अदरवाइज दे कैन नॉट प्लीड, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो a dispute between the government of India and one or more states, true। a dispute regarding either house of parliament, this is wrong। ये हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, तो टू नहीं होगा, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। a dispute between the government of India and a union territory, ये भी नहीं है। a dispute between two or more states, this is correct, answer will be C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India। दिस इज करेक्ट, वन इज ट्रू, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रॉन्ग, ही इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर विल बी ए, 1 and 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने अभी देखा था, ठीक है। तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, that is not correct। if he seeks such an advice, this is true, only if the matter relates to the fundamental, this is also wrong, so answer will be B, ठीक है। next question is the power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and states fall under C, ओरिजिनल jurisdiction, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू implies the power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders, this is correct, A is the correct answer, ठीक है। next question, the rule of law index is released by which of the following? it is released by World Justice Project, ठीक है, the answer is D। next question अगर हम इसमें देखें, with reference to the writ issued by the courts in India, ठीक है,
Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with the public duty. Correct. Mandamus will not lie against a company even though it is a government company. Correct. Any public minded person can be a petitioner to move to court to obtain the writ of quo warranto. This is also correct. So answer will be D, 1, 2 and 3. In essence, what does the due process of law mean? बेसिकली नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना डिसीजन में इज द मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो आंसर विल बी ए, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है. अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू बेसिकली टू लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस. ठीक है. तो ये लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है कंटिन्यू करने के लिए केस में. यहाँ हमारे लेक्चर्स और क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं. आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी एंड आप इन लेक्चर्स को इफेक्टिवली अपनी रिविजन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर पा रहे होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो.